नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस ऑफ टॉर्ट? सो मिस्टेक, चार ऑप्शंस हैं, मिस्टेक्स, रिमोटनेस, नेसेसिटी, कंसेंट। मैंने यहाँ पे डिटेल में जनरल डिफेंसेस बता रखे हैं कि कौन कौन से जनरल डिफेंसेस टॉर्ट में हैं। पहला वॉलेंटरी नॉन फिटिंग इंजूरिया, जो कि कंसेंट के थ्रू लेते हैं। इसका सबसे लैंडमार्क जजमेंट है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स। दूसरा जो है प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर, अगर से प्लेंटिफ खुद रॉन्ग डूअर है तो भी एक जनरल डिफेंस है टॉर्ट में। इसका लैंडमार्क जजमेंट जो है एस्टन वर्सेस टर्नर है, 1981 का जजमेंट है। तीसरा जो जनरल डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट, इसका लैंडमार्क जजमेंट जो है स्टैनले वर्सेस पोवेल। एक्ट ऑफ गॉड, विस मेजर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक जनरल डिफेंस है, इसका लैंडमार्क जजमेंट जो निकोलस वर्सेस मार्शलैंड है। फिफ्थ जो जनरल डिफेंस है वो नेसेसिटी है, जिसका लैंडमार्क जजमेंट ली वर्सेस ग्लैडस्टोन है। सिक्स्थ जनरल डिफेंस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, वॉगम वर्सेस टॉप हिल रेलवे कॉरपोरेशन 1860 का केस। तो हम अब देखेंगे कि कौन कौन से जनरल जो डिफेंस है वो टॉर्ट्स के अंदर आते हैं। मिस्टेक्स टॉर्ट के अंदर आता है, रिमोटनेस टॉर्ट के अंदर नहीं आता, नेसेसिटी टॉर्ट के अंदर आता है, कंसेंट टॉर्ट के अंदर आता है। तो क्वेश्चन देखिए, नॉट अ जनरल डिफेंस, सो बी ओनली इज करेक्ट। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? यहाँ मैंने डिटेल में एब्सोल्यूट प्रिविलेज के बारे में लिख रखा है। पहला जो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, अगर से कोई भी प्रोसीडिंग के दौरान कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ भी कहता है तो उसकी जो बात होती है, उसकी जो स्पीचेस होती हैं वो एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड होती हैं। दूसरा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जजेस, लॉयर्स और विटनेसेस एंड पार्टीज टू अ केस आर प्रोटेक्टेड फॉर statements made under the judicial proceedings. And the third is state communications. State communication is also a privileged communication. So अब हम जाएंगे options पे। A petitions to a parliament is protected. Words written or spoken before tribunal is protected. Communication made in self-protection is not protected. Communication relating to state matters made by one minister to another. एज अ मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव काम करता है, तो स्टेट कम्युनिकेशन, सर्टेन कम्युनिकेशन मेड बाय स्टेट ऑफिशियल्स इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटी में आल्सो एंजॉय एब्सोल्यूट प्रिविलेज। तो इनको भी एब्सोल्यूट प्रिविलेज मिलेगी। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अ क्रिश्चियन मैन एक्स एंड अ हिंदू गर्ल वाई eloped and enter into an agreement of marriage। 50 रुपये की स्टैम्प पेपर लेते हैं, रजिस्टर्ड इट एज अ रजिस्ट्रार ऑफिस। दे एक्सचेंज गार्लैंड, एक टाइड अ मंगलसूत्र अराउंड अ नेक ऑफ वाई। इज इट अ वैलिड मैरिज? तो हम देखते हैं कि हिंदू मैरिज में दोनों पार्टीज को हिंदू होना जरूरी है, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्पेशल मैरिज एक्ट से आया हुआ था, सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, विच सेज दैट द कंडीशंस रिलेटिंग टू solemnization ऑफ स्पेशल मैरिजेस notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force relating to the solemnization of marriages, a marriage between any two person मतलब किसी दो रिलीजन के भी लोग जो है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट शादी कर सकते हैं। तो हेयर ए वॉज क्रिश्चियन एंड वाई वॉज अ हिंदू गर्ल, सो दे वॉन्ट टू मैरिड। देन हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन है इट इज़ अ वैलिड मैरिज एज इट इज़ रजिस्टर्ड बाय एग्रीमेंट। कोई भी शादी होने के लिए एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ अ वैलिड मैरिज एज सेरेमनीज वर परफॉर्म। हम देखेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेरेमनीज अलग तरीके से परफॉर्म होती है। इट इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज एज लीगल वैलिड टेस्ट इज नॉट कंप्लीट। फोर्थ, इट इज़ अ वैलिड मैरिज एज कस्टमरी रिट्स ऑफ द पार्टीज आर फॉलोड। तो इसमें कहीं भी कोई कस्टमरी रिट्स के बारे में बात नहीं हुई है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा थर्ड आंसर सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड है और इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करना है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम इन केसेस के पास जाते हैं। ये केस, पहला जो केस है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गोवर्धन दास। ये सारे जो केसेस हैं ये सारे मैंने सीक्वेंस में लगा रखे हैं, आप प्लीज याद कर लीजिएगा। इसमें वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट्स, ये सारे जो केसेस क्वेश्चंस में दिए गए हैं वो सारे जो केसेस हैं वो वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। हम इसका ईयर वाइज एनालिसिस करेंगे। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस गोवर्धन दास 1956, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस हरियाणा रोडवेज 1977, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर्स तमिलनाडु टी प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस श्रीनिवास टिम्बर 1998, एंड द फोर्थ इज 2001 का गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस अरुण चंद्र शंकर त्रिवेदी। सो ये सारे जो केसेस हैं वो ABCD ऑर्डर में दिए गए हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो मैच करना है लिस्ट को। हम देखेंगे कि मैक्सिम एर्गा ओमनेस का एर्गा ओमनेस को क्या कहते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में मैक्सिम लिख रखा है, लीगल मैक्सिम इन इंटरनेशनल लॉ। एर्गा ओमनेस, एर्गा ओमनेस मतलब टुवर्ड्स ऑल और टू एवरीवन। सो यहाँ से अगर से हम देखें तो रिलेशन टू ऑल। सेकंड, just cogents. Just cogents means pre-emptory norms of international law that are fundamental and non-derogable. No state can violate them even by treaty. कोई भी ऐसा, ये एक प्री एम्प्टरी नॉर्म है इंटरनेशनल लॉ का जो फंडामेंटली चेंज नहीं हो सकता। थर्ड, पैक्टा सन सर्वांडा, एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। एग्रीमेंट जो होगा इंटरनेशनल लॉ में वो हमेशा रिस्पेक्ट किया जाएगा। एंड द फोर्थ इज रेबस सिक स्टैंडपर्स, थिंग्स स्टैंड दस। सो हम देखते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। सो जस्ट कोजेंस norms of international law that are fundamental, it's a pre-emptory norm. So just cogence is pre-emptory norm. Pacta sunt servanda, agreement are to be respected. Rebus sic stantibus is essential circumstances remain unchanged. So ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ से आप देख पाइएगा कि मैंने लीगल मैक्सिम जो है इंटरनेशनल लॉ की बहुत डिटेल में लिख रखा है, इसका मतलब समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब IPR का एक क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन को एक कॉन्सेप्ट से मैच करना है। ट्रेडमार्क का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें लिस्ट 2 से मैच करना है, और पेटेंट और कॉपीराइट के ऐसे क्वेश्चन है। इसको जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, 1999 का एक्ट है। सेक्शन 24 ऑफ GI, section 24 of GI says prohibition of registration of geographical indication as trademark, prohibition of assignment। ये section 24 जो है ये prohibit करता है assignment को, तो हमारा ऑप्शन 3 हो गया सही। फिर हम आते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999, सेक्शन 12। व्हाट सेक्शन 12 सेज? रजिस्ट्रेशन इन द केस ऑफ ऑनेस्ट concurrent यूज, रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ऑनेस्ट कंकरेंट यूज। तो हम देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा है। ट्रेडमार्क एक्ट में ये आता है ऑनेस्ट कंकरेंट यूज। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन हमारा है सेक्शन 12, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट अमेंड हुआ था 2005 में, लेटेस्ट अमेंडमेंट 2005 की है। सेक्शन 25 कहते हैं ऑपोजिशन टू पेटेंट। अब ऑपोजिशन दो तरीके से हो सकता है, या तो प्री ग्रांट ऑपोजिशन, हमने पेटेंट किसी कंपनी या किसी अथॉरिटी किसी इंसान को हमने पेटेंट ग्रांट कर दिया, उसका अगर से ऑपोजिशन करना है तो प्री ग्रांट ऑपोजिशन सेक्शन 25 क्लॉज 1 में, और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन करना है तो सेक्शन 25 क्लॉज 2 में। तो हम फिर से आएंगे क्वेश्चन के पास। जो पेटेंट का सेक्शन 25 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 रिलेट्स टू पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन। And now we will come to section 65B of the Copyright Act 1957,
what section 65B says: protection of rights management information. Protection of rights management information, which says any person who knowingly or alters any rights management information without authority, distributes, imports for distribution, broadcast or communicate to the public without authority, copies of any work, performance, knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority shall be punishable. This is a punishable offense, imprisonment which extends to 2 years and shall also be liable to fine. So section 65B, section 65B of Copyright Act 1957 says protection of rights management information. ये हमारा ये क्वेश्चन डील हो गया। और से एक क्वेश्चन है, which of the following articles incorporate the expansion of right to life? Article 3 of UDHR, Article 6 of ICCPR, Article 9 of ICESR और Article 3 of OP2 of ICCPR। अब हम डिटेल में देखेंगे कि UDHR का आर्टिकल 3 कहता क्या है। आर्टिकल 3 ऑफ UDHR मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। आर्टिकल 3 says everyone has the right to life, liberty and security of person. So yes, which of the following articles incorporate right to life? तो आर्टिकल 3 of UDHR incorporate the expression right to life। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड प्रोटेक्शन राइट्स ICCPR 1966। Article 6 Clause 1 says every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. So yes, Article 6 Clause 1 of ICCPR talks about right to life। ये दो ऑप्शन सही हो गए, तो A and B is correct। अब OP2 क्या होता है? OP2 is optional protocol 2 of International Covenant of Civil and Political Rights। ICECR क्या होता है? International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights 1966। So Article 3 of UDHR and Article 6 of ICCPR 1966 talks about right to life। We'll go further. Which of the following is not true in the context of promissory note? So हम देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 90 हम देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 9 हम देखते हैं कि प्रोमिसरी नोट का जो कॉन्सेप्ट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 से आता है, जिसका सेक्शन 4 सेज अ प्रोमिसरी नोट नॉट बीइंग अ बैंक नोट or a currency note containing an unconditional undertaking signed by maker to pay a certain sum of money to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। So अब हम जाते हैं क्वेश्चन पे। It must be in writing and signed by the maker। It must be in writing and signed by the maker। There must be an undertaking or promise to pay। So in writing, not being a banknote or a currency note containing unconditional undertaking। So undertaking तो आ रहा है हमारा, तो दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया। Now such a promise must be conditional। अब यहाँ पे देखो कंडीशनल है, यहाँ पे अनकंडीशनल होना चाहिए, तो ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। फोर्थ इज द प्रॉमिस मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी। तो हमने देखा अ सर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन भी सही है। गलत क्या है? थर्ड जो है हमारा गलत है। सेक्शन 4 हम देख लेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट in context of the characteristic features of the waqf।
मैंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्क डिफाइन कर रखा है, क्या क्या से कौन कौन सी चीज़ें जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वक्फ है। पहला, परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए। अगर से आप कोई चीज़ दे रहे हो तो वो परमानेंटली देना चाहिए। वंस प्रॉपर्टी इज डेडिकेटेड एज वक्फ इट बिकम्स इनएलिएनेबल। सो वर्क प्रॉपर्टी आर इनएलिएनेबल। ये ऑप्शन सही हो गया। रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस मस्ट बी फॉर पर्पसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ एज पायस। तो जो वक्फ जो होता है वो पायस होता है और रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सेकंड, ऑनरशिप वेस्ट इन गॉड। जो ऑनरशिप होती है वो किसी पर्सन में ना होकर गॉड में वेस्ट करती है, और उसका जो देखभाल करते हैं उसको मुतवल्ली, जो मैनेजर होता है उस वक्फ प्रॉपर्टी का, उसको मुतवल्ली कहते हैं। इरिवोकेबिलिटी, सो ये जो होता है ये इरिवोकेबल होता है। सो वंस क्रिएटेड वक्फ कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय वाकिफ। जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दी है वक्फ में वो अब रिवोक नहीं कर सकते। ऑप्शन 3 कैन नॉट बी रिवोक्ड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फोर्थ, अ वक्फ प्रॉपर्टी वेस्ट इन गॉड, ये हमने देखा वेस्ट इन गॉड, ये सही हो गया। सो ये ऑप्शन जो है गलत है। फ्रॉम विच कंट्री पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड। पार्ट 4 क्या है? डीपीएसपी। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। पार्ट 4 जो होता है वो 36 टू 51, आर्टिकल 36 टू 51 तक आता है। The idea of directive principle was inspired by the directive principle of social policy in Ireland. So हम देखेंगे ऑप्शन में आयरलैंड, आयरलैंड इज सही आंसर। सो ये मेरा क्वेश्चन जो हुआ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफाइड। थैंक यू सो मच अगेन।